हाय गाइस, निर्बल एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियोस लेके आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में। जी हाँ गाइस, यू नो ऑलरेडी अबाउट टेंसेस। आपको टेंसेस के बारे में पता होगा कि टेंसेस क्या होता है। यहाँ पे हम ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दूं कि टेंसेस क्या होता है। इफ यू टॉक अबाउट टेंसेस, अगर हम टेंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टेंसेस, अगर हम टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस टाइम। टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस टाइम। जी हाँ गाइस, टेंस एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड ऑफ टर्म है जिसमें दो चीज कंसिस्ट किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है वर्ब एंड सेकंड क्या होता है टाइम। सो हम कह सकते हैं कि टेंस एक ऐसा टर्म है जिसमें दो चीज कंसिस्ट किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं वर्ब और सेकंड क्या होता है टर्म, टाइम। सो गाइस, हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंसेस जिसमें ये दो चीज मेंशन है, वर्ब मेंशन है और टाइम मेंशन है, सो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस टेंस से बिलोंग कर रहा है। यू नो दैट कि जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस की मेनली कितने टाइप्स होते हैं आपको पता है कि टेंसेस की 3 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस एंड तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गाइस, आपको पता है कि ये टेंस के मेन 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर हम एक एक ये मेन टेंसेस की हम पार्ट्स की बात करें तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 सब कैटेगरीज हैं, पास्ट टेंस के भी 4 सब कैटेगरीज हैं एंड फ्यूचर टेंस आल्सो हैज अ 4 सब कैटेगरीज। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट के कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं। तो हम प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरीज के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज के जो वीडियोस है उस वीडियोस में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, ठीक है। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो गाइस, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लें। यस, नोट डाउन करिए इसको। टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस टाइम। फर्स्टली नोट डाउन दिस, टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस टाइम। इट मींस कह सकते हैं हम कि टेंस जो है, जो टेंस का टर्म है उसमें दो चीज कंसिस्ट करती है, वर्ब एंड टाइम। एंड टेंस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो सब कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने हेडिंग नोट डाउन कर रखा है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मीनिंग को देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लिया इसको। चलो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सो गाइस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसकी मीनिंग को समझ लीजिए। अगर आपने इसकी मीनिंग को समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इट मेयरली, मेयरली मींस होता है केवल, ओनली स्टेट्स एंड एक्शन, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किसी एक एक्शन को स्टेट्स करता है वो, या किसी एक इवेंट को क्या करता है वो स्टेट्स करता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। जी हाँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग ऐसा कोई सेंटेंस का एक्शन जो मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो कंप्लीट कब हुआ और कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। जो भी एक्शन मेंशन है सेंटेंस में, जो भी कार्य मेंशन है सेंटेंस में, उसके कंप्लीटनेस के बारे में कोई भी नॉलेज या कोई भी जानकारी नहीं गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ लिखा राम गोज टू लखनऊ, राम गोज टू लखनऊ। अब यह राम गोज टू लखनऊ, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम लखनऊ जाता है, राम लखनऊ जाता है। अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस के एक्शन की बात करें, इस सेंटेंस की एक्शन की बात करें, एक्शन यहाँ पे क्या है, गोज है। गोज यहाँ पे क्या है, ये एक्शन है। और एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वर्ब का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स। इसको हम लोग
डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें क्या इस सेंटेंस में जो एक्शन मेंशन है, क्या इसके कंप्लीटनेस के बारे में कुछ पता चल रहा है कि ये काम कब शुरू हुआ, ये काम कब खत्म हुआ? आई थिंक नहीं पता चल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें एक्शन के कंप्लीटनेस के बारे में, एक्शन हमारा कब पूरा हो रहा है, कब नहीं पूरा हो रहा है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता हो, तो वो सारे सेंटेंसेस किससे बिलोंग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो एग्जांपल स्लो डाउन कर लो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड रखना है कि जितने भी टाइप के हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे, सभी टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम यहाँ की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डू एंड डज। डू एंड डज। जी हाँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू एंड डज होता है। ठीक है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू एंड डज। अब बात करें हम कि डू का यूज कहां पे होता है एंड डज का यूज कहां पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स होता है। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, एंड सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हमारा डज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हमेशा आपको माइंड रखना है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर हम रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इफ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन की बात करें। जी हाँ गाइस, अगर ये आपको प्रोनाउन दिख रहा है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन दिख रहा है, इट मींस ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है ना। एक चीज और भी आपको यहाँ पे माइंड रखना है। क्या वो चीजें हैं? देखिए गाइस, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो डू एंड डज यहाँ पे गिवन है, इस डू और डज का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है। इसको हमेशा आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। ठीक है, हम अगेन आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज जो यहाँ मेंशन है, इसका जो यूज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि डू एंड डज मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। मैं यहां बोल रहा हूं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। यहां तक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए टेंसेस को पढ़ने के लिए आपको सबसे इजी तरीका क्या है कि टेंसेस को अगर आप सेंटेंस के बेस पे पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंस के बेस पे पढ़ेंगे और सेंटेंस के बेस पे अगर हम इसका एक भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया एक टेंसेस का, तो जितने टोटल आपके 11 टेंसेस है वो सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग सेंटेंस वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे, सेंटेंसेस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस आपको क्या होता है? आपका वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा हाँ, सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचान। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा एक्शन कैसे कहां से बिलोंग कर रहा है? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग आएगा या फिर नहीं आएगा? तो देख लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं कि इसकी कैसे पहचानेंगे हम कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा? इसमें लिख लीजिएगा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। जी हाँ गाइस, मतलब कि आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य।
आदत संबंधी कार्य। जी हाँ, हैबिचुअल एक्शन। सेंटेंस में अगर आपका हैबिचुअल एक्शन शो किया जा रहा है, इट मींस कि आपका कोई भी ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल हो, जिसे आप रोज करते हो, जो हैबिट से रिलेटेड है, ठीक है, आदत से संबंधित आपका कोई भी एक्शन है, वो सभी किस में आएगा? वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सेकंड क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात करें, जितने भी सार्वभौमिक सत्य चीजें होती है, सार्वभौमिक सत्य, जी हाँ, ये सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला, एग्जांपल यहां पे मैं लिख दूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन होता है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से राइज होता है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ थिंग्स मैटर होती, बातें होती हैं, वो सभी किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। तो आपने फर्स्ट देखा हैबिचुअल एक्शन किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूनिवर्सल ट्रूथ किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर आएगा, ठीक है ना। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल नोट डाउन कर लिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन और होगा रेगुलर एंड इरेगुलर एक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर एक्शन, जी हाँ गाइस, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर एक्शन, ऐसा एक्शन जिसे आप रेगुलर करते हो तो वो सभी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जांपल्स कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ठीक है, यहाँ पर रेगुलर एक्शन है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर क्या है? रेगुलर एक्शन है। तो जितने भी आपके रेगुलर एक्शन है वो किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। इरेगुलर एक्शन का मतलब क्या होता है? कि ऐसा एक्शन जो कभी कभी होता है, वो सभी भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, रेगुलर एंड इरेगुलर एक्शन के बारे में। नेक्स्ट होगा फ्यूचर एक्शन प्लान। फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस। फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, जी हाँ गाइस, ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन प्लान जिसको कि आपने एडवांस में बना रखा है, जिसको कि आपको पहले बना रखा है कि हम ये काम करेंगे एडवांस में। मोस्टली ऐसे जो प्लान होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? वो जर्नी से रिलेटेड होते हैं। वो किससे रिलेटेड होते हैं? जर्नी से रिलेटेड होते हैं कि हम इस डेट को या फिर हम इस टाइम को हम कहां जाएंगे? कहीं बाहर जाएंगे। तो जो फ्यूचर एक्शन प्लान होता है एडवांस में जिसे आपने बना रखा है, वो भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है ना। उसे आप जो है फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि कल हम, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि मंडे को, आने वाले मंडे को या अगले मंडे को हम लोग लखनऊ जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी गो टू लखनऊ नेक्स्ट मंडे। वी गो टू लखनऊ नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे, तो देखो यहां पे मतलब क्या है? वी गो टू लखनऊ नेक्स्ट मंडे, इसका मतलब है कि मैं अगले सोमवार को हम कहां जाएंगे? लखनऊ जाएंगे। अब इसका सेंस ये मत निकाला कि सर यहाँ विल का यूज होना चाहिए, शैल का यूज होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन प्लान जो आपने एडवांस में बना रखा है, वो किसमें आएगा? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग आएगा। सो गाइस, आपने यहाँ पे देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू एंड डज होता है। इसकी मीनिंग को आपने समझा कि ऐसा कोई एक्शन जिसके एक्शन का कंप्लीटनेस के बारे में नहीं पता चले कि ये काम कब कंप्लीट हो रहा है, कब शुरू हुआ है, तो वो किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी जितने भी कार्य होते हैं किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सेकंड मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य चीजें, मैंने इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल भी दिया, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। रेगुलर और इरेगुलर एक्शन, ऐसा एक्शन जो आप डेली प्रतिदिन करते हो रेगुलर में आएगा। ऐसा एक्शन जो कभी कभी होता है, जैसे जापान में कभी कभी भूकंप आते हैं, ये किसमें आएगा? इरेगुलर एक्शन हो गया, तो ये भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। नेक्स्ट मैंने बात किया फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन प्लान आपने एडवांस में बना रखा है, वो भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो ये आपके लिए सफिशिएंट जो
है आइडेंटिफिकेशन हो गया किसके रिगार्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग हो गया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे होगा। तो देख लेते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। गाइस यहाँ पे एक चीज आपको माइंड रखना होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट अगर आपका जो है वो क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो फिर आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको एस या ईएस लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। अब मैटर ये करता है कि एस या ईएस कहां पे लगाएंगे। देखिए ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर क्या क्या होगा, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा, ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट एंड सिंगुलर नाउन होना चाहिए, पर्टिकुलर वन पर्सन प्लेस एंड थिंग्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं अब ये एस या ईएस का क्या लफड़ा है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये एस या ईएस का क्या लग रहा है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और वर्ब के एंडिंग अगर यहाँ एक बॉक्स में बना लीजिए, वर्ब के एंडिंग अगर आपकी जो है ओ से हो रहा है, ठीक है ना, डबल एस से हो रहा है, सी एस से हो रहा है, एस एस से हो रहा है, एक्स से हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस जो भी वर्ब यहाँ पे है इसके एंड में हम लोग ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओ डबल एस सी एच एंड एस एच एंड एक्स से हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एरर कितना बेहतरीन तरीके से एरर आता है, जैसे लिखा है यहाँ पे ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। अब मैं बोला कि बेटा इसमें आपको एरर फाइंड करना है, इसमें क्या एरर है, आप देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे ही, सेंटेंस में ही दिया गया, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपने देखा कि ही गो टू स्कूल, यहाँ पे एक्शन की कंप्लीटनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे जो है डू डज का भी यूज नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने रूल बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ जो भी मेन वर्ब आएगा, उस मेन वर्ब की अगर एंडिंग अगर ओ से हो रहा है तो क्या ऐड कर देंगे उसमें, ईएस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या हो गया, आई हो गया, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो गया। तो इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर में आपका एस या ईएस है ना, ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहां से आपको इसको हटा देना है, ठीक है, यहां से आपको हटा देना है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि दे लर्न्स देयर लेसन, दे लर्न्स देयर लेसन। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल जो है दे लर्न्स देयर लेसन, क्या है, करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे सेंटेंस में जो दे है ये क्या, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो ना, दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए सब्जेक्ट का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या ईएस ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने एस ऐड कर रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से एस को हम रिमूव कर देंगे, लिखेंगे दे लर्न देयर रिलेशन, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग इसका क्या हुआ, ठीक है। चलिए क्लास देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट,
और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स ये होगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से इसका नेगेटिव का एग्जांपल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये सेंटेंस अगर आपका एक टेंसेस आपका क्लियर हो गया तो जितने भी टाइप के टेंसेस है वो भी उसका भी कॉन्सेप्ट श्योर क्लियर हो जाएगा। गाइस आपको ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए सो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल्स। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैंने यहाँ डू डज नॉट लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डोंट एंड डजंट। इसको बोलते हैं लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, डोंट एंड डजंट। ठीक है ना। चलिए क्लास अब एग्जांपल देखते हैं कैसे सेंटेंस सही करना है मुझे। अच्छा एक चीज मैंने भी आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज लगाओगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाओगे। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या लिखा जैसे शी डू नॉट respect her elders। अब she do not respect her elders, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? चलो बेटा बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? she do not लगा यहाँ पे, करेक्ट है? do not है, she do not है, करेक्ट है? करेक्ट है? ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? डज। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। शी डज नॉट रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है ना। चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आई डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू। अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है? I does not know anything about you. Is it correct? क्या बेटा यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है? बताओ। यहाँ डज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? डू होना चाहिए। वेरी गुड। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल हैपनिंग वर्ब का यूज होगा। आई यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे डू को आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब देखिए इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो हो गया तरीका, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे आपको लिखना है शी डज नॉट रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में आपके क्या किसका यूज हो जाता है? नेवर भी आता है। नेगेटिव सेंटेंस जो बेटा ये जो नेवर वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कभी नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कभी नहीं। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में नेवर का यूज होगा तो नेवर के साथ बेटा कभी भी डू नॉट या डज नॉट का यूज हम कभी नहीं करेंगे। किसके साथ? नेवर के साथ। ठीक है ना। नेवर के साथ हम कभी भी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। हमेशा माइंड रखना है कि नेवर अगर सेंटेंस में आएगा तो नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें या फिर कोई सेंटेंस जैसे मैंने बोला यहाँ पे शी नेवर he never learned his lesson। he never learned his lesson। अब बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सर डू नॉट या डज नॉट अगर है तो नेवर का यूज, अगर नेवर है तो डू नॉट डज नॉट का यूज आपको नहीं करना है। ऑब्वियसली नहीं करना, लेकिन एक चीज आपको माइंड रखना है, अगर आप सेंटेंस में नेवर का यूज कर रहे हो और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सेंटेंस में अगर आप नेवर का यूज कर रहे हो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ जो मेन वर्ब होगा उसके साथ आप एस लगाओगे। एस या ईएस का फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। ठीक है ना। अगर सेंटेंस में नेवर का यूज कर रहे हो तो आप डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करोगे, डोंट या डजंट का यूज नहीं करोगे। लेकिन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ जो मेन वर्ब है उसमें आप एस या ईएस यूज करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस हम देखें कि आई नेवर गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ऑब्वियसली ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। ठीक है ना। ये सेंटेंस क्या करेक्ट है? क्यों? नेवर का यूज है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है और अगर नेवर का यूज आप कर रहे हो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसमें एस या एस लगाने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ नेवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बेस पे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। गाइस आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है, देयर आर टू वे टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस पूछने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो आपका जो तरीका होता है वो किसमें होता है, यस या नो में होता है। एक आपका जो तरीका होता है किसमें होता है, वो स्टेटमेंट में होता है, वो स्टेटमेंट में होता है। इसको पहले समझ लीजिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, मैंने बोला क्या आप एक डॉक्टर हो, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा, या तो अगर आप रहोगे तो यस बोलोगे और नहीं रहोगे तो नो बोलोगे। तो ये हो गया यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने बोला सेकंड, मैंने बोला कि व्हाई डू यू टेक फूड, व्हाई डू यू टेक फूड, आप खाना क्यों लेते हो, बताओ क्या इसका आंसर यस या नो में होगा क्या, नहीं। आप इसका रिप्लाई करोगे वी टेक फूड टू गेट एनर्जी, ठीक है, वी गेट फूड टू टेक एनर्जी, हम खाना एनर्जी ले पाने के लिए खाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है स्टेटमेंट टाइप। तो इसको यस या नो टाइप को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव, क्या बोलेंगे इसको, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या स्पेशलाइजेशन होता है, इसके स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशलाइजेशन ये होता है कि ये जो सेंटेंस होता है, इस टाइप का सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आपको ये देखना है अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, तो आप कहोगे सर ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर जो है कहां से हो रहा है, QW से हो रहा है, इट मींस कि क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है। कहां से हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग पहले सिंगल इंट्रोगेटिव का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने बोला था कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा आप कहां से करोगे, हेल्पिंग वर्ब से करोगे। कहां से करोगे, हेल्पिंग वर्ब से करोगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज है। तो यहां हो जाएगा डू या फिर डज। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा अदर वर्ड, फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए डू एंड डज, ये किसके अकॉर्डिंग करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो क्या लगाओगे, डू का यूज। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डज लगाओगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा क्या लगाओगे, डू लगाओगे, ठीक है ना। तो डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाओगे, ठीक है ना। अच्छा जैसे मैंने बोला कि क्या, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैंने बोला क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, क्या के लिए वो व्हाट लिख देते हैं, तुरंत क्या लिखते हैं वो व्हाट लिखते हैं, गलत हो जाएगा। व्हाट नहीं लिखना है, क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है। देखो बेटा ये सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट, इसका मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से अगर हो रही है तो उसके लिए आप डू या डज का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुमको क्या बोलते हैं यू, और यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ क्या इसका यूज करोगे डू, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जानने, क्या बोलते हैं नो, उसके बाद डू यू नो मी, ऑब्जेक्ट क्या है मी, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कभी ऐसी भूल मत करना, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो उसके लिए व्हाट नहीं लगाना, उस सेंटेंस को देखना कि सेंटेंस जो किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको क्या के लिए यूज करना है, ठीक है ना। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक चीज गाइस हमेशा माइंड रखना, ठीक है, एक चीज माइंड रखना क्या,
मान लीजिए अगर आपको इसको नॉट का यूज करना है सेंटेंस में, तो नॉट का जैसे मैंने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट ये होता है क्या कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नॉट का यूज हमेशा कहां होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है। कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद हमेशा किसका यूज होगा? नॉट का यूज होगा। अब देखिए इसी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। किसका बना लेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी यहां से हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? बस थोड़ा सा आपको इरेज करना होगा। ये चीज जो मैंने लिखा था कैपिटल, इसको हम लोग स्मॉल में लिख देंगे और इसके आगे क्या करना है? यहां मैं हेडिंग लिख दूंगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस इसके आगे आपको देखो बेटा एक चीज ऐड करना है, क्या? क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। बस QW क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। बाकी स्ट्रक्चर जैसे वैसे रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने की आपको नीड नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि तुम खाना क्यों खाती हो या तुम खाना क्यों लेते हो, ठीक है ना? तो उसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश व्हाई डू यू टेक फूड। Why do you take food? देखो why क्वेश्चन वर्ड, do किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग हो जाएगा। उसके बाद टेक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स हो गया। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक चीज हमेशा आपको माइंड रखना बेटा, इसको नोट डाउन करके बोलना, इसको कर लीजिए फटाफट। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां मैं लिखा कि हु डू टीच यू इंग्लिश। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ध्यान देना ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बेटा एक चीज हमेशा माइंड रखना कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है और सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव से हु से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? हु से, और सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है। अफर्मेटिव फॉर्म का मतलब कि इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है, हु के साथ नॉट का यूज नहीं है। अफर्मेटिव फॉर्म में है तो इसके साथ हेल्पिंग ऑफ डू या डज का यूज नहीं करते हैं, डू या डज का यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेंगे क्या? हु के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहता है और उसमें क्या हो जाएगा? एस या ईएस ऐड रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा हु टीच यू इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो हु टीच यू इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे हु डू या डज का यूज नहीं करोगे। अगर आपने लिख दिया हु डज यू टीच इंग्लिश, रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? हु टीच यू इंग्लिश हो जाएगा। ये आपका रहा पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। एक चीज और भी आपको माइंड रखना है, मान लीजिए अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है बेटा? देखो हाउ मेनी, हाउ मच या फिर विच, तो इसके तुरंत बाद अब क्या? इसके तुरंत बाद आपको नाउन का यूज करना है, नाउन का यूज करना है, डू या डज का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि तुम कौन सी बुक चाहते हो? कौन सी बुक? तो लिखोगे यहां पे विच बुक, विच बुक डू यू वांट, वांट। बेटा यहाँ पे विच के बाद तुरंत डू नहीं लगाओगे, विच के बाद नाउन लगाओ। इससे रिलेटेड जो नाउन का यूज किया गया वो इसका यूज करोगे। विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी बुक चाहते हो। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थी? तो हाउ मेनी लगाओगे। अच्छा हाउ मेनी हाउ मच में थोड़ा मैं डिफरेंस बता दूं बेटा। जो हाउ मेनी का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। और हाउ मच का यूज किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। काउंटेबल क्या होता है? नाउन विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, नाउन विच कांट बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बोला कितना प्यार, तो क्या बोलोगे? हाउ मेनी लव नहीं बोलोगे, हाउ मच लव बोलोगे। कितना दर्द, हाउ मच पेन बोलोगे, ठीक है ना? हाउ मेनी पेन नहीं बोलोगे। मैंने बोला कितने विद्यार्थी, देन हाउ मेनी स्टूडेंट बोलोगे, ठीक है? हाउ मेनी स्टूडेंट बोलोगे। तो गाइस ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर बेस बताया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।